जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा टारगेट बैच 2023 के लिए जो खान सर के द्वारा निकाला गया है उसका दोस्तों हम लोग पीपीटी के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं इसमें। और इससे पहले का वीडियो दोस्तों आप लोग को बता दें, हम ज्योग्राफी का और पॉलिटी का टोटल कवर करवा दिए हैं दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक। उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिए। और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से चालू कर रहे हैं और हम मॉडर्न हिस्ट्री एक ही क्लास में दोस्तों टोटल ख़त्म कर देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक रहिएगा। इससे दोस्तों आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम है, आपको 17 दिसंबर को डेट निर्धारित किया गया है और उस डेट में आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। तो इस वीडियो को एक बार जाने से पहले भी देख लीजिएगा ताकि दोस्तों रिवीजन भी आपका बढ़िया से हो जाए। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, यूरोपीय का कंपनी का हम लोग आगमन देख रहे हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन दोस्तों भारत में, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों, देखिए बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है आपसे कि भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज, जिसे बोलते हैं दोस्तों पुर्तगाल थे। इसके बाद दोस्तों डच आया, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज डच के बाद भारत आए थे, परंतु अंग्रेजी की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी, याद रखिएगा। और इसको ट्रिक के तौर पर दोस्तों इसको याद किया जाए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए ट्रिक के तौर पर याद करना है तो याद रखना है पेड कर दे फीस, पेड कर दे फीस। पी से हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल, सबसे पहले आया था। उसके बाद होगा ई से हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड, डी से हो जाएगा डच और कर को दोस्तों साइलेंट रखते हैं। फिर डे से हो जाएगा डेनमार्क और फिश में फ से हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच और स से हो जाएगा स्वीडिश। यह दोस्तों कंपनी स्थापना की क्रम है। और आने की क्रम की यदि बोलेगा दोस्तों तो सिर्फ डच को पहले कर दीजिएगा और अंग्रेज को दोस्तों बाद में कर दीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यूरोपीय कंपनी का स्थापना और कहाँ का अपना प्रथम कोठी स्थापित किया था उसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए यूरोपीय कंपनी और स्थापना वर्ष सर्वप्रथम देखने वाले हैं हम लोग। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कंपनी कौन आया था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग इस्तादो द इंडिया। यह पुर्तगाल का था दोस्तों, जो पुर्तगाली कंपनी थी पुर्तगाल का था और यह 1498 में भारत आया था, याद रखिएगा। और दोस्तों इसका उस समय गवर्नर जो था, जो फैक्ट्री जब लगाया गया था, देखिए दोस्तों यहाँ कालीकट नहीं, 1503 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1503 ईस्वी में कोचीन में खोला गया था। प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ खोला गया, तो कोचीन में खोला गया था और फ्रांसिसो डी अल्मोडा उस समय गवर्नर था यहाँ का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे दोस्तों दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द टू दी ईस्ट इंडीज। यह दोस्तों अंग्रेज का रहने वाला था और यह इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था आने का। और इस समय दोस्तों जब प्रथम व्यापारी कोठी खोला गया था सूरत में 1613 ईस्वी में और सर थॉमस रो उस समय गवर्नर थे वहाँ के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह डच का निवासी था और 1602 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसने प्रथम अपना कारखाना मुसलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोया था और उसमें जब खोला गया था दोस्तों तो गवर्नर कोठी का कौन था, तो कार्नेलियस डिहस्तमैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह दोस्तों डेनिश का निवास था और 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और जो स्थापना करने वाला कौन थे दोस्तों, तो बिनिर्चो। और प्रथम अपना व्यापारी कोठी खोला था त्रावणकोर में, जो कि 1620 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह दोस्तो68 फ्रांस का निवासी था और 1664 ईस्वी में भारत आया था और जीन बेस्टिफ गवर्नर था दोस्तों। और सर्वप्रथम अपना व्यापारी कोठी सूरत में खोला था 1668 ईस्वी में, याद रखिएगा। स्वीडिश फिर आता है दोस्तों, यह स्वीडिश का रहने वाला था और 1731 में आता है भारत। और विलियम इंसेलिक्स, यह दोस्तों अपना प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ खोलता है, तो गोहनबर्ग में, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए हर एक यहाँ का हम लोग जैसे जितना टोटल कंपनी हम लोग देखें, इस टोटल कंपनी को दोस्तों यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना दोस्तों 1498 ईस्वी में हुई थी, जो कि हम लोग देखे हैं। और 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। सर्वप्रथम यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया, तो 17 मई 1498 को आया था
और किसके पथ प्रदर्शक थे, यानी किसकी सहायता से, तो अब्दुल मजीद की सहायता से, याद रखिएगा। और यह दोस्तों सर्वप्रथम केरल के कालीकट में पहुंचा था। देखिए दोस्तों, वहाँ के शासक जमोरिन थे। जो कालीकट के शासक था दोस्तों केरल में, जमोरिन था, और उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया और उसके जहाज़ को दोस्तों मसालों से भर दिया। इन मसालों के अतिरिक्त वास्को डी गामा कुछ और मसाला खरीदा था, जिसे वह यूरोप में बेचकर दोस्तों 60 गुना मुनाफा कमाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बोलता है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन एनरिक के प्रतिनिधि के रूप में आया था। जो वास्को डी गामा का भेजा था कौन दोस्तों, तो डॉन एनरिक, उसी का प्रतिनिधित्व बन के यहाँ पर आया था, याद रखिएगा। फिर दोस्तों 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। पहला बार आया था 17 मई 1498 को, दूसरा बार आया 1502 ईस्वी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोची का किला जीता था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने कोची का किला कब जीत लिया था, तो 1503 ईस्वी में। फिर दोस्तों देखिए, बोलता है कि पुर्तगाली ने फ्रांसीसी डी अल्मोडा को गवर्नर नियुक्त किया। फ्रांसीसी डी अल्मोडा को अगर वास्तविक गवर्नर कहेगा दोस्तों, तो उसको हो जाएगा अल्बुकर्क, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो फ्रांसीसी डी अल्मोडा को। अल्मोडा दोस्तों नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू किया दोस्तों, तो फ्रांसीसी डी अल्मोडा। किंतु यह वास्तविक रूप से गवर्नर को पद नहीं संभाल सका और इसके स्थान पर दोस्तों 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। 1509 ईस्वी में दोस्तों फिर किसको पुर्तगाली का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो अल्बुकर्क को। और याद रखिएगा दोस्तों, अल्बुकर्क को पुर्तगाली का वास्तविक गवर्नर कहते हैं। और अल्बुकर्क ने ही दोस्तों बीजापुर के शासक से गोवा को 1510 ईस्वी में जीत लिया था। फिर 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया और 1515 ईस्वी में इसने फारस की खाड़ी में स्थित जो हारमुज बंदरगाह को युद्ध में जीत लिया था, याद रखिएगा। 1515 ईस्वी में दोस्तों मलक्का पर कब्जा किया था और 1515 ही ईस्वी में दोस्तों हारमुज बंदरगाह पर जीत लिया था, जो कि फारस की खाड़ी में हारमुज बंदरगाह स्थित है, और इसको दोस्तों युद्ध में जीत लिया था। देखिए, जो अल्बुकर्क था, इसको दोस्तों विजयनगर शासक जो कि कृष्णदेवराय के साथ अच्छा संबंध था, याद रखिएगा। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के शादी करने के लिए दोस्तों प्रेरित किया था, भारतीय महिलाओं से, याद रखिएगा। अल्बुकर्क ने दोस्तों सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय था। क्वेश्चन कहेगा कि सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था, तो अल्बुकर्क। नेक्स्ट है दोस्तों 1612 ईस्वी में सोवेली का युद्ध में अंग्रेजों ने थॉमस बेस्ट को नेतृत्व में हराया था पुर्तगालियों का। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि सोवेली का युद्ध कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, तो दोस्तों पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों, तो थॉमस बेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। पुर्तगालियों के द्वारा जो समुद्री लूटपाट बनाया गया था दोस्तों समुद्री में। और इसको दोस्तों नेक्स्ट है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में गए थे दोस्तों 1961 में भारत छोड़ कर गए थे, याद रखिए। अब गए नहीं थे दोस्तों, इनको निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुर्तगाली ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू तथा आलू की खेती प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत जापान का व्यापार दोस्तों प्रारंभ करने का श्रेय भी प्रदान है पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम 1556 ईस्वी में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, याद रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों, तो पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में गौथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय भी दोस्तों पुर्तगाली को जाता है। गौथिक कला दोस्तों याद रखिएगा, गौथिक स्थापत्य कला का श्रेय किससे जाता है, तो पुर्तगालियों का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पाते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आता है और भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति दोस्तों डच ही था। पुर्तगाली के बाद दूसरा कौन आया, डच। लेकिन पहले कंपनी स्थापना कौन किया था दोस्तों, अंग्रेज। और देखिए दोस्तों डच को बात की जाए तो नीदरलैंड या हॉलैंड के यह निवासी थे, याद रखिएगा। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था, याद रखिएगा। कार्नेलिस डी हाउटमैन कब आया था, तो 1596 में। और सर्वप्रथम भारत आने वाला डच दोस्तों यही था। डच ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की तथा पुलिकट में अपनी दूसरी व्यापारी कोठी और सूरत में तीसरी व्यापारी कोठी स्थापित की थी दोस्तों, याद रखिएगा। डच ने प्रथम दोस्तों कहाँ स्थापित किया था, तो डच ने प्रथम व्यापारी कोठी दोस्तों मसूलीपट्टनम में। और पुर्तगाली कहाँ दोस्तों, तो कोचीन में। और ये कब, तो 1503 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। देखिए दोस्तों, यह बीपीएससी जो 69वीं हाल ही प्री का एग्जाम हुआ है, इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1632 ईस्वी में, नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कब की गई थी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, 1632 ईस्वी इसका राइट आंसर था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है 1759। देखिए दोस्तों, 1759 के ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को बुरी तरह से पराजित कर दिया और सभी व्यापारिक कोठियों पर अधिकार कर लिया था, याद रखिएगा। और यही डच का दोस्तों यहाँ से समाप्त हो जाता है बेदरा के युद्ध के तहत, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। पूछेगा दोस्तों कि डचों को जो बेदरा का युद्ध हुआ था डचों के द्वारा, और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर दोस्तों कि डच भारत से अधिक इंडोनेशिया से व्यापार करने में रुचि रखता था, याद रखिएगा। भारत से ज़्यादा कहाँ व्यापार करने का रुचि रखता था, तो इंडोनेशिया से डच। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाने का भी श्रेय दोस्तों डचों का ही जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ ने एक शाही फरमान देकर 15 वर्षों के लिए किया था, याद रखिएगा, 15 वर्षों के लिए किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साझेदारियों की संख्या दोस्तों 217 थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल गद्दी पर दोस्तों अकबर थे, याद रखिएगा। जब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तो उस समय दोस्तों मुगल गद्दी पर कौन था, तो अकबर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने का प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों नहीं वो प्रयास हो पाया। जब प्रयास तो किया था लेकिन नहीं खुल पाया था। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों को प्रथम अस्थाई कारखाना, और यह जो था दोस्तों 1608 ईस्वी में अस्थाई, जो कि सूरत में। फिर दोस्तों प्रथम अस्थाई कारखाना खोला गया था 1613 ईस्वी में सूरत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1639 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को भारत से ले लिया और वहाँ पर दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया था, याद रखिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया था दोस्तों कब, तो 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के हुबली में दोस्तों अपना व्यापारी कोठी खोला था। और 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमार कैथरीन से हो गया था, याद रखिएगा। और चार्ल्स द्वितीय ने दोस्तों मुंबई जो बंदरगाह था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बंदरगाह को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। फिर दोस्तों कि 1698 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण कराया गया था, याद रखिएगा। कब दोस्तों, तो 1698 में। देखिए, कलकत्ता शहर की स्थापना आपसे पूछेगा तो जॉब चरनौक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया और इसे दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह दोस्तों मराठाओं को भी दिया था फर्रुखसियर ने, तो मराठाओं का भी मैग्ना कार्टा दोस्तों फर्रुखसियर क्यों कहा जाता है। और अंग्रेजी समाज का भी मैग्ना कार्टा साम्राज्य का भी बोला जाए तो इसे भी दोस्तों फर्रुखसियर को ही कहा जाता था, याद रखिए। कब दिया था, तो 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे और इस युद्ध के कारण अंग्रेजों को बंगाल पर पैर जमाने का मौका मिल गया। नेक्स्ट है कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में दोस्तों डचों को पराजित किया था। देखिए दोस्तों, डचों को पराजित किया था 1759 में बेदरा के युद्ध में, याद रखिएगा। और अंग्रेजों से इस समय जो बेदरा के युद्ध से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो क्लाइव कर रहा था। और 1760 ईस्वी में दोस्तों वार्निवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी बुरी तरह से पराजित कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेज ने एवं शाह आलम द्वितीय के बीच दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था दोस्तों, तो 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में दोस्तों द्वैत शासन लागू कर दिया था, याद रखिएगा। और इस प्रकार भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी। किंतु दोस्तों भ्रष्टाचार बढ़ गया और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमज़ोर पड़ रहा था। और अंग्रेजी शासनकाल में दोस्तों याद रखिएगा, जो बिहार है यह अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 ईस्वी में आई थी। और इसने दोस्तों अपना प्रथम जो कारखाना था
हम लोग देखें तो 1620 ईस्वी में खोला था। और डेनिस कहाँ पर खोला था दोस्तों, तो डेनिस के द्वारा त्रावणकोर में खोला गया था, याद रखिएगा। देखिए अपना पहला व्यापारी कोठी त्रावणकोर में खोला था 1620 में, और दूसरा व्यापारी कोठी दोस्तों बंगाल के श्री रामपुर में स्थापित किया था। डेनिस के व्यापारी कोठियों का विस्तार दोस्तों अधिक नहीं था। यह 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी सभी कोठियों को दोस्तों अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बेच के चला गया था 1745 में, और 1616 ईस्वी में दोस्तों ये आया ही था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दोस्तों यह एक सरकारी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वीं के समय हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक दोस्तों कार्ल को माना जाता है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी का भारत में संस्थापक किसे माना जाता है, तो कार्ल का। और फ्रांसीसी ने अपनी पहली व्यापारी कोठी दोस्तों 1669 ईस्वी में सूरत में खोला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ने अपनी दूसरी व्यापारी कोठी ये भी दोस्तों 1669 ईस्वी में ही मुसलीपट्टनम में खोली थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बातें हैं, फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1673 ईस्वी में पांडिचेरी शहर की स्थापना की, और पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय दोस्तों फ्रांसीसी मार्टिन ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों कि फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे, तो मार्टिन को माना जाता है, याद रखिएगा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनाया गया, और इसे दोस्तों सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो डुप्ले को, याद रखिएगा। और दोस्तों डुप्ले के समय ही कर्नाटक युद्ध भी हुआ था, याद रखिएगा। फ्रांसीसियों का भारत के अधिक क्षेत्रों पर अधिकार नहीं था, किंतु वे आज़ादी के बाद तक भारत में रहे, और 1956 ईस्वी में भारत छोड़कर वह दोस्तों चले गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में आती है, और यह अपना अधिक विस्तार नहीं कर सका, और भारत से दोस्तों यह चला गया था। चलिए दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हम लोग दोस्तों देख रहे हैं शहर, संस्थापक और वह मूल निवासी। देखिए बम्बई शहर के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गेरोल्ड अंगियार। बम्बई को संस्थापक कौन थे, तो गेरोल्ड अंगियार। और कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो ब्रिटेन के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कलकत्ता। कलकत्ता की स्थापना दोस्तों जॉब चार्नोक ने किए थे, और यह दोस्तों जॉब चार्नोक ब्रिटेन के निवासी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली के दोस्तों लुटियंस ने संस्थापक हैं। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दोस्तों लुटियंस को जाता है, और यह मूल निवासी दोस्तों ब्रिटेन के थे, लुटियंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के संस्थापक दोस्तों ली कार्बुजियो को माना जाता है, और यह दोस्तों फ्रांस का मूल निवासी था। नेक्स्ट है पांडिचेरी। पांडिचेरी शहर के संस्थापक दोस्तों फ्रैंक मार्टिन थे, और यह दोस्तों फ्रांस के मूल निवासी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हैदराबाद। देखिए हैदराबाद के दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और यह दोस्तों भारत के निवासी रहे थे। जो हैदराबाद के संस्थापक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, और यह भारत के निवासी थे। नेक्स्ट है मद्रास। मद्रास के संस्थापक दोस्तों फ्रांसीसी डे, और यह ब्रिटेन के निवासी थे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अब कुछ हम लोग महाद्वीप देख लेते हैं, और महाद्वीप को जो खोजकर्ता थे उसको हम लोग देखते हैं। कि महाद्वीप की बात की जाए तो यह दोस्तों भारत। देखिए भारत को दोस्तों समुद्री मार्ग को खोजकर्ता किसने किया था, तो वास्को डिगामा। और यह मूल निवासी वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। ब्राज़ील के खोज किसने किया था, तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ये भी दोस्तों पुर्तगाल का मूल निवासी था। न्यूजीलैंड के संस्थापक दोस्तों अबेल तस्मान। ध्यान रखना है अबेल तस्मान ये हॉलैंड के निवासी था, और तस्मानिया के बीच खोज दोस्तों एबेल तस्मान ही किया था, ये हॉलैंड का निवासी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका का दोस्तों कोलंबस, याद रखना है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, और यह स्पेन के निवासी है। और ऑस्ट्रेलिया का खोज दोस्तों कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, और यह दोस्तों ब्रिटेन का निवासी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर समाप्त कर दिए। यूरोपीय कंपनी का आगमन जो था दोस्तों उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 में आ गए हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों नवीन राज्यों का उदय सबसे पहले देखेंगे, और उसमें सबसे पहले दोस्तों उसमें हम लोग अवध राज्य के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए अवध राज्य के संस्थापक की बात की जाए दोस्तों, तो अवध के संस्थापक शहादत खां थे, अथवा इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिला था दोस्तों। इनको बुरहान उल मुल्क भी नाम से जाना जाता था, शहादत खां को, याद रखिएगा। और इन्होंने अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद यानी कि लखनऊ को बनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता है, याद रखिएगा। अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता है दोस्तों। अगर इसका आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों इसको क्यूज के माध्यम से आप वहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन वहाँ पर क्यूज भी कराया जाता है क्यूज बोर्ड से दोस्तों।
और आपको बता दें कि प्रतिदिन वहाँ पे दरोगा का सेट भी चलता है, तो इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए शहादत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया था। देखिए दोस्तों, अवध पर जब आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो शहादत खान। और नादिर शाह दोस्तों, इसे ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। और ये अवध पर आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में। देखिए, किंतु दोस्तों अवध धन दौलत से कंगाल था। अंततः शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया। देखिए दोस्तों, जब नादिर शाह शहादत खान यानी कि अवध पर आक्रमण किया तो वह दोस्तों कंगाल था शहादत खान, अवध है, तो उन्होंने ही दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया था। तो जब नादिर शाह दोस्तों दिल्ली लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया, देखिए जब दिल्ली लूटा दोस्तों तो वहाँ से काफ़ी उसको धन दौलत मिला था। और वहाँ से लौट के दोस्तों धन्यवाद कहने के लिए नादिर शाह आ रहा था शहादत खां के पास, तो वो उसको शहादत खां के पास दोस्तों कुछ धन देने के लिए आ रहा था। तो उनके डर से शहादत खां दोस्तों आत्महत्या कर लिया, ताकि उनको डाउट हो गया था दोस्तों कि वहाँ कहीं धन नहीं मिला हुआ तो नादिर शाह हमको मार देगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसके मृत्यु के बाद अपने पुत्र सफदरजंग तथा सुजाऊ दौला के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ और सुजाऊ दौला दोस्तों विजय हुआ, याद रखिएगा। सुजाऊ दौला दोस्तों 1764 के जो बक्सर के युद्ध में तेलुगु सेना में भाग लिया था, याद रखिएगा, और वह पराजित हो गया था। देखिए दोस्तों 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि का स्वीकार कर लिया गया था। सहायक संधि को स्वीकार किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो यह जो देखिए दोस्तों सहायक संधि का जनक अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है, सहायक संधि का जनक सर्वप्रथम दोस्तों डुप्ले के द्वारा ऑप्शन है तो डुप्ले मारिएगा। और लेकिन दोस्तों सर्वाधिक विस्तार हुआ था लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल में, याद रखिएगा। अवध दोस्तों सहायक संधि कब स्वीकार किया, तो 1801 ईस्वी में। अवध के अंतिम नवाब तो वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने अंग्रेज ने गिरफ्तार कर अवध को कुशासन के आरोप लगाकर उन्हें अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया और वाजिद अली शाह को दोस्तों कैद कर लिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। और यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल जो कि है 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिक को अवध से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और जहां दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हैदराबाद। देखिए हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद के संस्थापक दोस्तों निजाम उल मुल्क अथवा इन्हें चिनकिलीज खां भी बोलते हैं, और यह 1724 में स्थापना किया था, याद रखिएगा। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क के द्वारा किया गया था और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय हुआ था, याद रखिएगा। और दोस्तों हैदराबाद के जो राजा थे उनको निजाम कहा जाता था और अवध के राजाओं को दोस्तों नवाब कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। देखिए निजाम उल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों एक हिंदू दीनानाथ को निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। एक हिंदू दीनानाथ दोस्तों जो कि निजाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेरा के युद्ध में निजाम को दोस्तों पराजित कर दिया था। देखिए पालखेरा के युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1728 ईस्वी में। और यह किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए मराठाओं में पेशवा बाजीराव प्रथम के समय हुआ प्राथो था और दोस्तों एक तरफ निजाम था, याद रखिएगा। निजाम कौन था दोस्तों, तो निजाम उल मुल्क। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई और इस संधि के तहत निजाम ने मराठाओं को अधीनता स्वीकार कर लिया और चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर देने लगा। और जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि प्रारंभ किया तो उसे मानने वाला पहला राज्य दोस्तों हैदराबाद ही था, याद रखिएगा। सहायक संधि सबसे अपनाने वाला पहला कौन था, तो हैदराबाद। और स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताया था, किंतु सरदार पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को दोस्तों भारत में मिला लिया गया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से इसमें याद रखिएगा कि जो पालखेरा के युद्ध 1728 में हुआ था दोस्तों मराठा और निजामों के बीच, यानी मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था दोस्तों, और इसी युद्ध के पश्चात शिवगांव की संधि हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक। देखिए हम लोग हैदराबाद और अवध देख लिए, अब हम लोग कर्नाटक देख रहे हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के संस्थापक दोस्तों सादुल्ला ने किया था। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और इसके कारण दोस्तों 3 युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच। अंग्रेज और फ्रांस के बीच दोस्तों कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का दोस्तों कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, जिसके कारण उनकी कंपनियों भारत में युद्ध कर ली थी।
ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध दोस्तों एला सापला की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आपसे यहाँ याद रखा है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 48। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था दोस्तों, तो यह दोस्तों प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो था एला सापला के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और कुछ नहीं यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसमें सिर्फ याद रखना है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लो का महत्वाकांक्षी होना। और यह कब हुआ था द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तो 1749 से 54। और भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। यहाँ से भी 3 बात याद रख लेना है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 की ईस्वी के बीच होता है और दोस्तों यह पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यह दोस्तों 1763 तक, यानी तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात की जाए दोस्तों, तो तृतीय आंग्ल जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यह दोस्तों आपको 1756 से 63 तक ध्यान रखना है। कब, तो 1756 से 1763 तक। देखिए दोस्तों इस युद्ध का कारण था कि यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय, ध्यान रखना यूरोप में कौन सा युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो 7 वर्षीय युद्ध को माना जाता है। और यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ। इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और भारत में फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। और यह युद्ध दोस्तों 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गई। और इस संधि के तहत चंद्रनगर और पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा और शेष क्षेत्र पर दोस्तों अंग्रेज जो है से कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट मालूम आते हैं दोस्तों, देखिए मैसूर राज। नेक्स्ट है मैसूर राज। मैसूर राज ध्यान देना है, मैसूर राज पहले दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था, परंतु 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय 1612 ईस्वी में दोस्तों इस समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना था। जब तालीकोटा का युद्ध को दोस्तों कब हुआ था, तो 1565 में। तालीकोटा युद्ध को राजतरंगिणी भी युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा, राक्षस तरंगिणी। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए मैसूर राज की स्थापना हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किया था। और हैदर अली एक योग्य शासक था, याद रखिएगा। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यहीं अंग्रेज तथा मैसूर के बीच दोस्तों युद्ध का कारण बन गया था, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडुगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अंग्रेज तथा मैसूर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चलता है। और हैदर अली ने अंग्रेजों को बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए दोस्तों अंग्रेजों के साथ यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहा था और इसमें अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जनरल स्मिथ कर रहा था, याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और यह युद्ध दोस्तों मद्रास की संधि से समाप्त हुआ और मद्रास के संधि को सारी शर्तें दोस्तों हैदर अली ने तय किया था और यही कारण था कि संधि यह सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दे दिया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1780 से 1784 तक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 1784, प्रथम 1767 से 1769। और किस संधि के तहत प्रथम समाप्त हुआ था दोस्तों, तो मैसूर की संधि के तहत, मद्रास के संधि के तहत दोस्तों प्रथम समाप्त हुआ था। दूसरा दोस्तों मैसूर की संधि जो कि हम मंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ था दूसरा युद्ध। तो दूसरा हम लोग देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे यानी कि पांडिचेरी पर अधिकार करना था, याद रखिएगा। इस युद्ध में दोस्तों यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया और यह युद्ध बिना किसी निर्णय मंगलोर के संधि के तहत समाप्त हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि 1790 से 92 तक चलता है और यह टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों यह युद्ध कब हुआ था और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, यही सिर्फ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1799 में होती है दोस्तों और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। और इस युद्ध में लॉर्ड बेलेजली स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे थे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों तीनों संधि को आप याद करने का ट्रिक है। महामंगल श्री, महा से दोस्तों मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। मंगल से दोस्तों मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। श्री से दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। और चौथा में दोस्तों कोई संधि ही नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों टीपू सुल्तान को मारा गया था उस युद्ध में, इसलिए कोई संधि ही नहीं हुआ था। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों को सहयोग से एक नौसेना का गठन किया
और फ्रांसिस के जैकोबियन क्लब, जिसे दोस्तों फ्रांस का गरम दल को सदस्य ग्रहण कर ली थी, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनवाया तथा राजधानी में ही दोस्तों स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए जो श्रृंगेरी पीठ, जो कि दोस्तों यह मैसूर में स्थित है, इसका पुनः निर्माण करवाया था टीपू सुल्तान। देखिए दोस्तों श्रृंगेरी पीठ कहाँ में है, तो मैसूर में है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की जो अंगूठी था दोस्तों उस पर राम लिखा हुआ रहता था और टीपू सुल्तान का दोस्तों जो तोप था उसका आकार था शेर की तरह था, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान का कथन था दोस्तों कि 100 दिन के गिद्दर के जीवन से अच्छा है कि एक दिन शेर का जीवन मैं जीऊँ। ये नेक्स्ट पाते हैं पंजाब राज। देखिए पंजाब राज है दोस्तों, पंजाब राज की स्थापना सुकरचकिया मिसल राजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था और इसके समय 1798 तक अफगानिस्तान के शासक अहमद ने हमला कर दिया। इस हमले के दौरान जमान शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गया था, याद रखिएगा, जिसे राजा रंजीत सिंह दोस्तों वापस जमान शाह को दे दिया निकलवा कर। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों कि राजा रंजीत सिंह के इस उदारता से जमान शाह से प्रसन्न हुआ और लाहौर को दोस्तों उपहार में दे दिया था, याद रखिएगा। देखिए 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच अमृतसर की संधि हुई और इस संधि के तहत सतलज नदी अंग्रेज तथा पंजाब राज के बीच सीमा मान लिया गया था, याद रखिएगा। अमृतसर का संधि कब होता है दोस्तों, तो 1809 ईस्वी में और रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच होता है और इस संधि के तहत दोस्तों जो सतलज नदी था उसको अंग्रेज तथा पंजाब राज के बीच सीमा मान लिया था, याद रखिएगा। और इस संधि का उद्देश्य था दोस्तों कि रंजीत सिंह को साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना। नेक्स्ट पाते हैं। देखिए राजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा। राजा रंजीत सिंह ने राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो लाहौर को। राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने का चादर चढ़वाई और 1839 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। स्वर्ण मंदिर पर दोस्तों सोने की चादर किसने चढ़वाई थी, तो राजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है कि अगला शासक खरंग सिंह बना था दोस्तों। इन्होंने अपना वजीर ध्यान सिंह को बनाया था, जिसको पीएम बोला जाता है वजीर को। ध्यान सिंह दोस्तों एक धोखेबाज व्यक्ति था। देखिए बोलेबाज लिखा गया है दोस्तों, जो कि गलत है, धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष 1840 ईस्वी में खरंग सिंह को हत्या करवा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगला शासक नौनिहाल बना। इन्होंने भी अपना वजीर ध्यानचंद को ही बनाया और ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या 1843 में करा दिया। और इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह दोस्तों 1844 में मृत्यु हो गई और इनका अल्पायु पुत्र जो दिलीप सिंह था वह अगला शासक बने थे, जो कि 1843 ईस्वी में राजा माता जिंदन के संरक्षण में महाराजा रंजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह को राजारोहण किया और अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए दोस्तों 2 युद्ध लड़ा था। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 46 के बीच में होता है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल युद्ध कब होता है, तो 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का मुख्यतः दोस्तों महारानी जिंदन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था, याद रखिएगा। और यह युद्ध भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय, ध्यान रखना है, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो 45 से 46 में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था और उस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गफ थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए और इस युद्ध में दोस्तों भोरवाल की संधि के तहत समाप्त हुआ। भोरवाल या लाहौर की संधि इसको बोल सकते हैं दोस्तों, दोनों एक ही हैं। भोरवाल कहीं कहीं देता है तो कहीं कहीं लाहौर देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1848 से 49 तक चलता है। प्रथम दोस्तों 45 से 46 चलता है, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 45 से 46 और दूसरा 48 से 49। देखिए इस युद्ध का कारण लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति था। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था और यह चार्ल्स नेपियर युद्ध में विजय रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों कोहिनूर हीरा पंजाब राज से लेकर ब्रिटेन की रानी को भेज दिया था, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। देखिए राजा रंजीत सिंह की अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उसकी माता 48,000 रुपया प्रति वर्ष पेंशन देकर दोस्तों माता को जम्मू कश्मीर भेज दिया गया था और इस प्रकार पंजाब को पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कोहिनूर हीरा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कोहिनूर हीरा हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकाला गया था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास था, जिसे दोस्तों मालिक काफूर ने छीन कर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। देखिए दोस्तों जो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया।
ध्यान रखना है खिलजी वंश के बाद दोस्तों किसको, तो तुगलक वंश के पास चला गया और तुगलक वंश से सैयद वंश के पास, उसके बाद दोस्तों लोधी वंश के पास, और लोधी वंश से मालवा के शासक के पास चला गया, जिससे दोस्तों उसके बाद मालवा के शासक से फिर मुगलों ने छीन लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह ने छीन लिया, मोहम्मद शाह से नादिर शाह ने दोस्तों छीन लिया था और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तून दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया। पश्तून दुरानियों से दोस्तों पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया, अतः लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया और नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राज मुकुट में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन आते हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि गोलकुंडा से मिला गया था दोस्तों, उसके बाद वारंगल के शासक के पास गया, फिर खिलजी वंश के पास, तुगलक वंश के पास, फिर सैयद लोधी वंश के पास, लोधी से दोस्तों मुगल के पास गया, मालवा से मुगल के पास, मुगल से नादिर शाह छीना, नादिर शाह से दोस्तों दुरानी से दोस्तों पश्तून, पश्तून से सिख, और सिख से दोस्तों डलहौजी, और डलहौजी ने विक्टोरिया के पास दे दिया। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों बंगाल। देखिए बंगाल की बात की जाए तो बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था। इन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों मुर्शिदाबाद को बनाया और इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में ही हो गई थी, याद रखिएगा। सुजाउद्दीन अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में भी इनकी भी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अलवर्दी खान अगला नवाब बना और 1756 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई थी। सिराजुद्दौला अगला शासक बना। सिराजुद्दौला को अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से दोस्तों विवाद था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज बल्लभा चार से भी विवाद था। इसी विवाद के फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाना प्रारंभ किया, जिसे दोस्तों फोर्ट विलियम किला कहा जाता है, और इस फोर्ट विलियम का किला का दोस्तों प्रधान अधिकारी रोजर ड्रैक था, याद रखिएगा। और यह फोर्ट विलियम किला कहाँ में है दोस्तों, तो कोलकाता राज्य में, याद रखिएगा, कोलकाता में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला ने अचानक किला पर हमला कर दिया और वहाँ 146 लोगों को पकड़ के कलकत्ता के चंद्रनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें दोस्तों 123 लोगों की मृत्यु हो गई और मात्र 23 ही जीवित बचे थे, याद रखिएगा। छोटा सा कमरा में दोस्तों 146 को बंद किया और जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गया था, मात्र उसमें 23 ही बचे थे। इस घटना का दोस्तों काल कोठरी यानी कि ब्लैक हॉल की घटना के नाम से जाना जाता है, और इस घटना की जानकारी कौन दिया है दोस्तों, तो हॉर्नवेल ने, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें 146 लोगों में से जो कैद था वो ये भी था दोस्तों हॉर्नवेल, जो 23 को बचा था दोस्तों उसमें इसका ये भी था। सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर क्लाइव को बंगाल आया और उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ को दोस्तों मिला लिया था। जब 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर पलासी का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया, जिसकी रास्ते में दोस्तों हत्या करा दी गई थी, और यह युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, देखिए पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना था, इसलिए दोस्तों यह सहयोग कर रहा था अंग्रेज को। तो अंग्रेज ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ किया और मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर धन देने से दोस्तों कतराने लगा, और इसी कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, और इससे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्ण क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग दोस्तों दस्तक प्रणाली देखते हैं। देखिए दस्तक एक प्रकार की शाही फरमान था जो कि राजा का था, जिसे दोस्तों अंग्रेज के पास दस्तक होता था और उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में दोस्तों छूट दिया जाता था, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली को दुरुपयोग प्रारंभ करने लगा, जिसके कारण मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को ही दोस्तों समाप्त कर दिया, और इसी कारण अंग्रेज मीर कासिम को विरोध करना प्रारंभ किया, और मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से दोस्तों बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना बनाया था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मीर कासिम जो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी करवाया था मुर्शिदा, और अंग्रेजों को मीर कासिम यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने दोस्तों मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, यह बंगाल का अपदस्थ नवाब ने अब वहाँ के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर दोस्तों त्रिगुट का यह युद्ध लड़ा गया था, जिसे दोस्तों 3 गुट वाली सेना इसमें शामिल हुए थे। तो एक सुजाउद्दौला था दोस्तों, बंगाल का नवाब था यहाँ का,
और दिल्ली से दोस्तों बहादुर शाह जफर थे और शाह आलम द्वितीय था। देखिए दोस्तों, नहीं शुजाउद्दौला दोस्तों, और दिल्ली में जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर हुआ था, और एक मीर कासिम था, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर नहीं था इसमें। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था, जिसका सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों के साथ दोस्तों 21 अक्टूबर 1764 को हुआ था, और इसी को दोस्तों बक्सर का युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विलय हो गया। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया, और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दी, और इस प्रकार दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। और इसी समय कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, और रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों भारत में द्वैत शासन का जनक माना जाता है, और बंगाल का अंतिम नवाब दोस्तों मुबारक शाह को माना जाता है, याद रखिएगा। और इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का क्षेत्राधिकार हो गया। और कुछ दोस्तों देखिए, इससे हट के हम बता देते हैं, क्योंकि ये युद्ध जो हम लोग देखे हैं नवीन राज्यों का उदय, तो इसमें कुछ और आता है दोस्तों, जैसे प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध पूछेगा आपसे दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध। और आपसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 1816 में दोस्तों इसको समाप्त हुआ था सुगौली के संधि के तहत। और दोस्तों बर्मा के में 3 युद्ध हुआ था। आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों कितना हुआ था, तो आंग्ल बर्मा युद्ध 3 हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों याद रखिएगा 1824 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों जो हुआ था यह 1852 में हुआ था, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 1885 दोस्तों 1885 से लेकर 88। देखिए दोस्तों, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 था, 1824 से 1826 तक चलता है, और उस समय गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो एम हास्ट थे, याद रखिएगा एम हास्ट। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों 1852 में हुआ था, उस समय दोस्तों डलहौजी गवर्नर था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 चलता है, उस समय दोस्तों डफरिन था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, अब हम लोग तीसरा चैप्टर में आते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें अब हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जो बनने वाली है उसको दोस्तों हम लोग अब देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति। ये 1857 की क्रांति दोस्तों, इस क्रांति का पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी, और भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसका दोस्तों कई कारण था। जिसमें दोस्तों आर्थिक कारण को हम लोग पहले देखते हैं। तो आर्थिक कारण की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, आर्थिक कारण में अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लाया, महलवारी व्यवस्था लाया, रैयतवारी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, इस सभी द्वारा दोस्तों भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा था, और जिसके कारण भारतीय किसान गरीब हो गए थे। यह इसका कारण दोस्तों अंग्रेज को मानते थे। नेक्स्ट था दोस्तों सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण दोस्तों, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया और विधवा पूर्ण विवाह लागू कर दिया, जिसके कारण दोस्तों भारतीय समाज में एक क्रांति का भावना आने लगी थी। फिर एक था दोस्तों प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि को दोस्तों पर अधिकार कर लिया था, और इसने नाना साहब को पेंशन भी बंद कर दिया, जिसके कारण ये सभी दोस्तों राज विरोधी हो गया था राजा। फिर एक होता है दोस्तों धार्मिक कारण था। देखिए 1857 को जो धार्मिक क्रांति था, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई, और अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गए थे। फिर एक दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तकनीकी कारण था, जैसे रेल, डाक, प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगी थी। और जो 1857 की क्रांति का सैनिक कारण था दोस्तों, यह भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया था, जिसके कारण दोस्तों सैनिक खिलाफ हो गए थे, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों तत्कालीन कारण। देखिए तत्कालीन कारण में इसमें दोस्तों कि अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर दोस्तों इन फील्ड राइफल को लगाया। अभी तक यह अफवाह उड़ गई थी दोस्तों कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी, और मुसलमानों के कारतूस दी जाने वाली राइफल पर दोस्तों कारतूस पर सूअर की चर्बी है लगी है, और अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाले दोस्तों आटा में गाय और सूअर का दोस्तों के हड्डी का पाउडर मिला, जिस कारण सैनिकों में दोस्तों मतभेद हो गया। और बंगाल के बैरकपुर छावनी के दोस्तों 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों को प्रयोग को मना कर दिया।
उसके अधिकारियों ने दोस्तों जब दबाव बनाया तो उस मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को दोस्तों गोली मार दी थी और इस कारण मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए मंगल पांडे दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे और इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई और सैनिकों ने 23 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए दोस्तों रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया था, याद रखिएगा। जो 1857 की क्रांति थी दोस्तों उसका संदेश कैसे फैलाया गया था, तो रोटी तथा कमल के फूल के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के विश्व नेटिव इन्फेंट्री के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया था और यह विद्रोही दोस्तों पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दोस्तों दिल्ली पहुंच गए और विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती दोस्तों घोषित कर दिया गया। और 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने दोस्तों लखनऊ से विद्रोह चालू कर दिया और 5 जून 1857 को नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया और तात्या टोपे का दोस्तों मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। और यह दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग जो थे तात्या टोपे यह झांसी की रानी की गुरु थे दोस्तों, झांसी की जो रानी थी इनके गुरु थे। नेक्स्ट दोस्तों, झांसी के विद्रोह में मन्नूबाई जिसे झांसी की रानी से प्रसिद्ध हैं, यह बनारस में रहने वाली थी जिनका विवाह दोस्तों ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था और ग्वालियर की राजधानी दोस्तों उस समय झांसी थी, याद रखिएगा। और पटना से विद्रोह दोस्तों पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया और आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया और इन्होंने दोस्तों ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया था, किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी जिस कारण दोस्तों उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट कर गिरा दिया, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनको मृत्यु हो गई थी और कुंवर सिंह के भाई जो गोरखपुर जेल में डाल दिया गया था उनकी भी दोस्तों मृत्यु हो गई वहाँ पे। और बिहार सरकार 23 अप्रैल को दोस्तों विजय दिवस के रूप में मनाती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्रोही दबाने वाला अंग्रेजी सेनापति दिल्ली से दोस्तों भारतीय नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह दोस्तों द्वितीय। और अंग्रेजी सेनापति कौन दबाया था, तो निकलसन और हडसन दोस्तों विद्रोह को दबाया था दिल्ली को। फैजाबाद दोस्तों यह अयोध्या में है और मौलवी अमदतुल्ला दोस्तों वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजी सेनापति कर्नल रेनेडे दोस्तों इस युद्ध को दबाया था। नेक्स्ट है दोस्तों फतेहपुर से नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों अजीमुल्ला और अंग्रेजी सेनापति था दोस्तों कर्नल रेनेडे जो विद्रोह को दबाया था। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे और ये अंग्रेजी सेनापति विसेंट आयर दोस्तों दबाया था। लखनऊ से दोस्तों हजरत महल अंग्रेजी सेनापति कैम्पबेल ने इस युद्ध को दबाया। कानपुर से दोस्तों नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजी सेनापति दोस्तों कैम्पबेल ने इस युद्ध को दबाया था। झांसी की रानी दोस्तों मन्नूबाई कर रहे थे और वह अंग्रेजी सेनापति दोस्तों ह्यूरोज जो दबाया था। ग्वालियर से दोस्तों तात्या टोपे इसे भी दोस्तों ह्यूरोज ने दबाया। इलाहाबाद से लियाकत अली और दोस्तों कर्नल नील, ध्यान रखना है कर्नल नील दोस्तों अंग्रेजी सेनापति इस युद्ध को दबाया था इलाहाबाद के। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह और इस युद्ध को ली ग्रांड दबाया था। पटना से दोस्तों पीर अली जो कि विसेंट आयर किया था, याद रखिएगा। और इसको दोस्तों याद नहीं रखना आपको क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए आपको इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि देखिए कर्नल नील और लॉरेंस तथा हैवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद दोस्तों इस आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बनाया था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि नाना साहब के सलाहकार हो तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्ला खां थे। 1859 ईस्वी में तात्या टोपे पकड़े गए और विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा लगा। यानी कि सबसे लास्ट में कौन पकड़े गए थे दोस्तों, तो तात्या टोपे, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति में सबसे लास्ट में कौन पकड़े गए, तो तात्या टोपे। कब, तो 1859 में। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं से संघर्ष शहादत खान ने किया था और इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन दोस्तों फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि इस लड़ाई में अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था और इस समय वहाँ के मंत्री दिनकर राव थे, याद रखिएगा। इस विद्रोह के दौरान साहेब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था। और देखिए दोस्तों जो 1857 का विद्रोह का असफलता का कारण है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या कारण से दोस्तों यह असफल हुआ।
सबसे पहले दोस्तों कि भारत के पास हथियार की कमी थी, भारतीय के पास दोस्तों संगठन का अभाव था, नेतृत्व की भी कमी थी। राजपूत तथा सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया दोस्तों, और शिक्षित लोग तटस्थ नहीं रहे, तटस्थ रहे थे दोस्तों इसमें शिक्षित लोग। और बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाओं अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों ने दोस्तों हिमाऊ के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में दोस्तों बहादुर शाह जफर को मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट था दोस्तों कि विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि दोस्तों आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल ने दोस्तों अवध छीन लिया गया था, नाना साहब को पेंशन रोका गया था, झांसी की रानी को दत्तक पुत्र यानी कि राजा को नहीं बनाया गया था, राजा नहीं बनाया गया, कुंवर सिंह को जमींदारी छीन लिया गया था, इसलिए दोस्तों इसको या स्वार्थ का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन इस विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। जब 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने मुख्यालय बनाया था आपातकालीन। और विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड के महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिसे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। और इस घोषणा में अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड के महारानी को दे दिया गया, और ब्रिटेन ने यह वादा किया कि नया क्षेत्र पर अब कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिन थे, पाम स्टर्लिन, और तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। विद्रोह समाप्त के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया, और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई थी। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात दोस्तों 1:2 में रखा गया, और बाद में बढ़ाकर इसको 2:5 कर दिया गया था। और इस विद्रोह के बाद भारतीय राजाओं को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार दोस्तों 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया था दोस्तों, और यह दिल्ली दरबार लगा था दोस्तों, उसी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित कर दिया गया था। अंततः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म हो गई, और ब्रिटिश सत्ता यानी कि संसद दोस्तों इसमें सर्वोच्च हो गई थी। नेक्स्ट था दोस्तों 1857 की क्रांति के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया मत। देखिए 1857 की क्रांति को यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजराइली के द्वारा कहा गया था, और यह सैनिक विद्रोह है, सीले और लॉरेंस के द्वारा कहा गया था, और यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया। 1857 की क्रांति के दोस्तों हिंदू मुस्लिम का संयंत्र है, यह जेम्स आउटरम के द्वारा कहा गया था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यह रीज बोला था, और सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, यह दोस्तों टी.आर. होम्स बोला था। और यह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह R.C. मजूमदार बोले थे, याद रखिएगा। और यह जन क्रांति था, रामविलास शर्मा बोले थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। ठीक है दोस्तों 1857 लिखा गया था सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा, याद रखिएगा। महान विद्रोह दोस्तों अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। 1857 का विद्रोह जो पुस्तक है यह P.C. जोशी के द्वारा लिखा गया था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम B.D. सावरकर के द्वारा लिखा गया। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह भी B.D. सावरकर के द्वारा लिखा गया। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह R.C. मजूमदार के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1857 से क्रांति से जो भी संबंधित प्रश्न पूछने वाला था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सामाजिक सुधार संगठन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्रह्म समाज। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, जिसके संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, और ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनः जागरण तथा आधुनिक भारत के अग्रदूत कहा गया है, याद रखिएगा। पूछेगा दोस्तों भारतीय पुनः जागरण के पिता किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। किनको दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन द्वारा 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया, और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेविड हेयर दोस्तों इनके प्रमुख सहयोगी थे, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था, और इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा है, याद रखिएगा। देखिए मिरातुल अखबार जो इनका है दोस्तों, यह फारसी भाषा में लिखा गया है,
और समाद कैमुदी जो है यह बंगाली में लिखा गया है, याद रखिएगा। यह दोस्तों इनकी प्रमुख पत्रिका है राजा राम मोहन राय की, मीरातुल अखबार और समाद कैमुदी, जो कि मीरातुल अखबार फारसी भाषा में है और समाद कैमुदी बंगाली भाषा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1833 ईस्वी में लंदन में मोनोजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई और इनके दो प्रमुख शिष्य थे जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन थे, याद रखिएगा। और इनके मृत्यु के बाद दोस्तों ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था, याद रखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हो गया, जिस कारण इन दोनों ने ही ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों 1865 ईस्वी में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है, याद रखिएगा। और जबकि दोस्तों 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने बेद समाज की स्थापना कर दिए थे। और जैसे ही दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु होती है मोनोजाइटिस के कारण, कहाँ में, तो लंदन में, याद रखिएगा। तो वहीं पे दोस्तों उनके मरने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संभाला गया था और फिर दोनों में मतभेद होने के बाद दोनों ने दोस्तों अपनी अपनी संस्था खोल दी है। देवेंद्रनाथ टैगोर 1865 में जो कि भारतीय आदि ब्रह्म समाज, और दोस्तों 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के द्वारा बेद समाज की स्थापना। चलिए दोस्तों लोग नेक्स्ट बात है आर्य समाज। ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और इन्होंने आर्य समाज 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था स्थापना, दोस्तों याद रखिएगा। और 1877 ईस्वी में इसकी शाखा लाहौर में खोली गई और आर्य समाज का एक नारा था भारत भारतीयों के लिए, याद रखिएगा। आर्य समाज का नारा कौन सा दोस्तों, तो भारत भारतीयों के लिए। जबकि दयानंद सरस्वती का नारा है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो किसको है, तो दयानंद सरस्वती की नारा है। और भारत भारतीयों के लिए किसके है दोस्तों, तो यह आर्य समाज की नारा है। देखिए दयानंद सरस्वती का जन्म की बात की जाए तो गुजरात में दोस्तों 1834 ईस्वी में हुआ था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम दोस्तों इनका था मूल शंकर नाम, याद रखिएगा। और इनके जो गुरु थे बिरजानंद थे। दयानंद ने दोस्तों सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा तथा विरोध किया था इस सभी का, याद रखिएगा। किंतु दोस्तों महिला शिक्षा तथा विधवा पूर्ण विवाह को समर्थन किया। और इनके मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके शिष्य जो कि हंसराज थे दोस्तों, जो कि DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया, जो कि दोस्तों भारत में लगभग सभी जिले में फैल चुका है। DAV स्कूल, याद रखिएगा। एक किनके द्वारा स्थापना किया गया था, तो हंसराज के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों रामकृष्ण मिशन। देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण किया, यानी कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वह रामकृष्ण मिशन थे, याद रखिएगा। विवेकानंद के जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और इनका नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त। और रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें दोस्तों हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी और 1887 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की और 1893 ईस्वी में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो दोस्तों धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा। या दोस्तों और याद रखिएगा रामकृष्ण के जन्मदिन पर ही 12 जनवरी को दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, तो इन्हीं पर दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, याद रखिएगा। देखिए इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में दोस्तों वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी, कहाँ में, तो अमेरिका में। और ये 1896 में किए थे। फिर 1897 में इन्होंने दोस्तों बेलूर मठ की रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया गया था और 1902 ईस्वी में दोस्तों इनको मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। और दोस्तों इन्हें हिंदू नेपोलियन तथा तूफानी हिंदू कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस इन्हें क्या कहा, तो भारत का आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट बात है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावाटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था कनाडा में, याद रखिएगा। और यह संस्था विभिन्न देशों में संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत थी। और 1886 ईस्वी में इसकी एक शाखा मद्रास के अडियार में खोली गई, जो आगे चलकर इस संस्था का मुख्यालय बन गया था, याद रखिएगा। कहाँ में दोस्तों, तो मद्रास के अडियार में 1886 में। नेक्स्ट दोस्तों इसी शाखा को एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट भारत आई थी, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों जो एनी बेसेंट है यह आयरलैंड की रहने वाली महिला थी और यह दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी का सदस्य बनकर भारत में आए थे, याद रखिएगा। और इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में दोस्तों होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे, किंतु दोस्तों भारत में यह सफल नहीं हो पाया होम रूल आंदोलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यंग बंग आंदोलन। देखिए यंग बंग आंदोलन की बात की जाए तो हेनरी विलियम ड्रीजुए ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया और यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के मांग के लिए किया थे दोस्तों। यंग बंग जो आंदोलन है यह भारत प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करते थे, याद रखिएगा।
और यंगबंग आंदोलन दोस्तों कहाँ से प्रभावित क्षेत्र है, तो बंगाल। और यह दोस्तों हेनरी विलियम ड्रेजू ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया था। चलिए दोस्तों हम मुस्लिम सुधार आंदोलन देख लेते हैं। देखिए मुस्लिम सुधार आंदोलन सबसे पहले बहावी आंदोलन। देखिए बहावी आंदोलन का प्रारंभ बरेली से हुआ था और यह इसको दोस्तों पटना के बिहार के पटना में केंद्र बना दिया गया था, याद रखिएगा। पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे और इसका संस्थापक दोस्तों सैयद अहमद बरेली, याद रखिएगा। बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेली थे और यह दोस्तों सबसे संगठित आंदोलन था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसको आपको याद रखना है क्योंकि बिहार से संबंधित है, इसलिए बहावी आंदोलन दोस्तों का केंद्र कहाँ था, तब पटना में था और प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तब बरेली से हुआ था, याद रखिएगा। और बहावी आंदोलन के संस्थापक पूछेगा तो सैयद अहमद बरेली हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन। देखिए अलीगढ़ आंदोलन की बात की जाए तो इसका प्रारंभ दोस्तों अलीगढ़ से ही हुआ था और इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना तथा इसके संस्थापक दोस्तों याद रखिएगा सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। यह 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। 1875 ईस्वी में दोस्तों अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप ले लिया और सर सैयद अहमद खान ने पेट्रोइक एसोसिएशन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अहमदिया आंदोलन। तो याद रखिएगा अहमदिया आंदोलन की बात की जाए तो यह दोस्तों इसका प्रारंभ गुरुदासपुर से हुआ था और हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे, याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक की बात की जाए दोस्तों तो मिर्जा अहमद है जो कि खुद को कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया, जिस कारण दोस्तों हिंदू और मुस्लिम दोनों में इस संस्था से हट गए थे। फिर नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। देखिए देवबंद आंदोलन दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ था और पश्चिमी संस्कृति को विरोध करता था तथा इस्लामिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देता था और इसका संस्थापक दोस्तों काशी मैनो नगवी तथा अहमद गंगोई थे, याद रखिएगा देवबंद आंदोलन के। नेक्स्ट है दोस्तों जब जातीय आंदोलन। देखिए जनजातीय आंदोलन की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा। एक है दोस्तों सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह दोस्तों याद रखिएगा बंगाल से प्रारंभ हुआ था और यह दोस्तों क्यों प्रारंभ हुआ था कि अंग्रेजों ने अकाल पड़ने पर भी दोस्तों टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण सन्यासियों ने दोस्तों विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया था। इसकी चर्चा दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद मठ वहाँ से मिलती है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह की चर्चा के बारे में, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों विद्रोह को दबाए थे कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। और अब चालू कहाँ में होता दोस्तों, तो बंगाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पागलपंथी विद्रोह। तो याद रखिए पागलपंथी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था दोस्तों यह भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और इसकी शुरुआत 1825 ईस्वी में कर्ण शाह के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो कर्ण शाह कब स्टार्ट हुआ था 1825 में। इसका नेतृत्व दोस्तों इनके पुत्र टीपू ने भी किए थे, कर्ण शाह के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फरायसी विद्रोह। तो इसका शुरुआत दोस्तों बंगाल में सादुतुल्ला तथा दादू मियाँ ने किया था। फरायसी विद्रोह का दोस्तों शुरुआत किसने किया है, तो बंगाल में सादुतुल्ला तथा दादू मियाँ। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह दोस्तों असम में हुआ था और इसका नेतृत्व 1828 ईस्वी में गोमघर कुंवर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। असम में दोस्तों अहोम विद्रोह। चलिए नेक्स्ट हम लोग खांसी विद्रोह। दोस्तों याद रखिएगा खांसी विद्रोह यह मेघालय में खांसी पहाड़ी से 1833 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और खांसी विद्रोह का जो नेतृत्व थे वह तीरथ सिंह कर रहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। देखिए दोस्तों रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ था और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो चीतर सिंह कर रहे थे, याद रखिएगा। और यह रामोसी विद्रोह दोस्तों किसानों का विद्रोह था। नेक्स्ट है कुका विद्रोह। कुका विद्रोह यह पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ था और कुका विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों भगत जवाहर मल कर रहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संथाली विद्रोह। देखिए संथाली विद्रोह की बात की जाए दोस्तों तो यह झारखंड के राजमहल की पहाड़ी से शुरू हुआ था और यह जमींदारों के विरोध था। इसका नेतृत्व दोस्तों सिंधु कान्हू ने किया था। 1856 आते आते यह विद्रोह दोस्तों समाप्त हो गया था, संथाली विद्रोह, याद रखिएगा। संथाली विद्रोह दोस्तों कहाँ में हुआ था, तो यह झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों मुंडा विद्रोह। देखिए मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो यह झारखंड की जनजाति विद्रोह था जो मुंडा जनजातियों में ने किया था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और बिरसा मुंडा का जन्म दोस्तों 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था, इसलिए झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ताना भगत आंदोलन। देखिए ताना भगत आंदोलन झारखंड से प्रारंभ हुआ था और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों जतारा जगत भगत ने किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों किसान विद्रोह। देखिए किसान विद्रोह की बात की जाए दोस्तों तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को शोषण बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे,
जिसके कारण भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत में विभिन्न क्षेत्रों से दोस्तों विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। देखिए सबसे पहले दोस्तों नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह याद रखिएगा, यह दोस्तों 1859 से 60 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में होता है दोस्तों, नदिया जिला से, याद रखिएगा बंगाल में कहाँ, तो नदिया जिला से। और यह किसानों का आंदोलन था नील विद्रोह। इसका नेतृत्व दोस्तों दिगंबर बिश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था और इसकी चर्चा दिग्बंधु मित्र की रचना जो है दोस्तों नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी का पुस्तक हिंदू पैट्रियोटिक, इसमें दोस्तों चर्चा किया गया नील विद्रोह की, याद रखिएगा। नील विद्रोह दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तब बंगाल में। नेक्स्ट है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो कि दोस्तों भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह रही है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट होता है और यह दोस्तों बिहार के चंपारण जिला से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और यह दोस्तों नीलहे जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था और यह जमींदारी 3 कठिया पद्धति के तहत दोस्तों 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठा खेत पर नील की खेती करवाते थे, याद रखिएगा। और एक बार नील बोने पर दोस्तों 3 साल के लिए खेत वह बंजर हो जाते थे। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों इस पद्धति को समाप्त करवा दिया था चंपारण सत्याग्रह के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों खेरा सत्याग्रह। देखिए खेरा सत्याग्रह दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था और यह गुजरात के खेरा से हुआ था, याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी कर रहे थे और अंग्रेजों खेरा में अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे। तो इसके खिलाफ दोस्तों महात्मा गांधी इसको जो है खेरा सत्याग्रह लाया और दोस्तों खेरा सत्याग्रह को माफ करवा दिया था। नेक्स्ट था अवध किसान सभा। यह दोस्तों 1920 में चालू होता है और इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। और यह किसानों का एक संगठन था, अवध किसान सभा। नेक्स्ट बातें हैं मोपला आंदोलन। देखिए मोपला आंदोलन दोस्तों 1920-22 में यह केरल के मालाबार तट के किसानों के एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व दोस्तों अली मुलसियर कर रहे थे। जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो अली मुलसियर। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। यह दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1927 ईस्वी में प्रारंभ होता है और यह गुजरात के बारदोली के अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने दोस्तों गांधी जी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा के दोस्तों 1929 में शुरुआत होती है और बिहार के किसानों का एक संगठन था, जिसका नेतृत्व दोस्तों स्वामी सहजानंद के द्वारा किया जा रहा था। बिहार किसान सभा को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अभी हम लोग जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक था उसको हम लोग कवर कर लिए, जैसे जनजातीय था, किसान आंदोलन था, महत्वपूर्ण सुधार संगठन था, उसको हम लोग कवर कर लिए। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं।